हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? ऐसा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? परिवार, वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन या फिर विधानमंडल। तो आपको याद रखना है कि इन चारों ऑप्शन में जो विधानमंडल है, विधानमंडल को नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि विधानमंडल जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल अंग किसका है तो आप कहेंगे विधानमंडल विधायिका का अंग है, और जो विधायिका का अंग है विधानमंडल, ये नागरिक समाज के रूप में कभी भी मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें नागरिक समाज की, तो नागरिक समाज जो होता है वो सरकार द्वारा समर्थित जो भी संरचनाएं होती हैं, बाजार की जो वाणिज्यिक संस्थानों से अलग करके जो क्रिया की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठन कहते हैं। तो उस नागरिक समाज के संगठन में क्या नहीं आता है? विधानमंडल नहीं आता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अगर पूछा जाए कि भारत सरकार का मुख्य जो है विधि अधिकारी है वो कौन होता है, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानून मंत्री या फिर महान्यायवादी। तो आपको बताना है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी। तो हम आपको बता दें, महान्यायवादी जो होता है वो क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। और ये बात हमें कहाँ पर दी गई है? तो ये बात हमें बताई गई है अनुच्छेद 76 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 76 में हमें ये बात बताई गई है कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में जो भी कानूनी मैटर होंगे सेंट्रल के लिए, उसमें परामर्श देने के लिए, एडवाइस देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल करके कर दे। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी होता है। और ये सारी चीज़ें हमें किस में दी गई हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 76 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, तो आपसे पूछा गया है कि इन 6 अनुच्छेदों में किसका वर्णन किया गया है? भारत की नागरिकता का, भारतीय राज्यों की सीमाओं का, भारत की भाषाओं का या फिर बच्चों के लिए शिक्षा का। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें किसका वर्णन मिलता है? भारत की नागरिकता का। इंडियन सिटीजनशिप की हमें अगर पूछी जाए कहाँ ऑप्शन में मिलता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 to 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि संघ सूची का विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति या फिर विदेशी मामले। तो आपको याद रखना है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ये संघ सूची का विषय नहीं है। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और बता दें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है संघ सूची का विषय ना होकर के किसका है? तो आप कहेंगे राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा और विदेशी मामले और युद्ध और शांति, ये सारे किसके विषय हैं? तो ये संघ सूची के मेन विषय माने जाते हैं। संघ सूची में अगर हम कुल विषयों की बात करें तो संघ सूची में कुल विषय कितने हैं? 97 हैं। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो ये कितने हैं? 66 हैं। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो ये कितने हैं? 47 है। याद रखिएगा कि ये जो डाटा मैंने आपको बताया है ये मूल संविधान का बताया है। कब का बताया? मूल संविधान में जितने विषय निहित किए गए थे उनका मैंने बताया, वर्तमान का नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऐसी कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो कि संवैधानिक लीगल जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर योजना आयोग। तो आपको याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये तीनों तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन अगर हम बात योजना आयोग की करें
तो योजना आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। और अगर हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का ही नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। यानी योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग का जो मेन होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आ गया जो जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर या फिर प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। साथ ही साथ गठन के बारे में मैंने बता दिया कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किसकी जगह पर हुआ है? तो आप कहेंगे योजना आयोग की जगह पर हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो नीति आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है, साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है 24 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो आपको याद रखना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। और अगर हम इसकी आर्टिकल की बात करें तो कल शायद बाई मिस्टेक हमने आपको गलत अनुच्छेद बता दिया था, उसको आज आप करेक्ट कर लीजिए कि भारत में वोट देने की जो न्यूनतम पात्रता है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और ऐसा किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो 61वें संविधान संशोधन में। किस में हुआ था? 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। और ये कि 61वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1989 को हुआ था। कल के क्वेश्चन में शायद बाई मिस्टेक आपको कुछ गलत ऑप्शन बता दिया गया था, उसको आज आप करेक्ट कर लीजिए कि 21 से 18 किस संविधान संशोधन में? तो 61वें संविधान संशोधन में कब हुआ था? तो 1989 को हुआ था। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या फिर अनुच्छेद 248। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 244 जो है ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? और अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की, तो 244(1) में किसने में? 244(1) के पांचवी अनुसूची में जो आता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अगर इन चारों से अलग कोई राज्य अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू होता है तो अनुच्छेद 244(2) जो है वो क्या करता है? 6ठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होता है। और ये हमें किस में पता चलता है? तो आपको अब अच्छे से याद रखना है अनुच्छेद 244। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि कोंकणी जो है कहाँ की शासकीय भाषा है? यानी कोंकणी जो है कहाँ पर बोली जाती है और कहाँ की शासकीय भाषा है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली या फिर दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि कोंकणी जो है दादरा और नगर हवेली की शासकीय भाषा है। कहाँ की? कोंकणी दादरा और नगर हवेली की शासकीय भाषा है। और गोवा, दमन और दीव राजभाषा अधिनियम कब का? 1987 का। गोवा, दमन और दीव राजभाषा अधिनियम 1987 जो है केंद्रीय सरकार यानी कि जो केंद्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र का अधिनियम हुआ था, कौन सा? 1963 का हुआ था। उसमें धारा 34 और 35 के अंतर्गत ही इसको अधिनियमित किया गया था। और इस अधिनियम में क्या बताया गया ये भी मैं आपको बता दूं कि उक्त अधिनियम में हमें ये प्रावधान बताया गया है कि दमन और दीव जो है वो क्या है? उन दमन और दीव की राजभाषा जो है कोंकणी होगी और कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कौन सा प्रावधान है, यानी किस अनुसूची में देखने को मिलता है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 10वीं या फिर 4थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इसके लिए कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची में। ठीक है, हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अनुसूची 6ठी में क्या है, 244(2) के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 244(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो आई होप कि आपका ये अनुसूची और अनुच्छेद दोनों ही इस मैटर में क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है, ये आपसे पूछा है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, 65 वर्ष की होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या किसको नियुक्त करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। और संविधान के भाग 15 में, किसमें, संविधान के भाग 15 में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक, कहाँ से, 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी जितने भी प्रावधान है वो दिए गए हैं। और निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी वर्तमान में 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य में अगर हम बात करें मुख्य को छोड़ के तो अन्य में 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, और जिनकी तीनों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। और अगर हम बात करें इनकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, या तो 6 वर्ष पहले समाप्त हो जाए उनके कार्यकाल का, या फिर 65 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले समाप्त होगा उसी पर इनका जो है सेवानिवृत्ति जो है निश्चित होती है। पहले जो है 6 या 62 थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है, 6 या 62 जो है अन्य चुनाव आयुक्तों की होती है। और इनकी कितनी होती है, 6 वर्ष, या तो पहले 6 वर्ष खत्म हो जाए या तो पहले 65 वर्ष खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 जो है निम्नलिखित में से किस पहलू पर संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 324 से करके 329 तक किस पहलू से संबंधित है। तो आप कहेंगे चुनाव से। किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। और भाग मैंने बताया था, तो भाग आपको याद रखना है 15, और अनुच्छेद तो अनुच्छेद दिया है 324 से लेकर 329 तक। इसमें निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो आप कहेंगे किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है, यानी अनुच्छेद 300A में किसके बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति अपनी वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सही है। 300A में किसके बारे में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A जो है वो संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित है। इसके अनुसार जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये सारी चीज़ें किसमें आपको देखने को मिलेंगी, अनुच्छेद 300A में। और इसमें साफ साफ ये चीज़ें बताई गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, यानी पार्लियामेंट
के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। 1950, 1955, 1957 या फिर 1961। तो आपको याद रखना है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, 1955 में लागू किया गया। और अगर हम इसके डेट की बात करें तो इसकी डेट है 18 मई। कब है, 18 मई 1955 को क्या लागू किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का पहला जो विधि अधिकारी है वो कौन होता है, ये आपसे पूछा है। केंद्रीय कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विधि सचिव और या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और साथ ही साथ हमने अभी आपको बताया कि ये जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इससे कौन से संबंधित है, अनुच्छेद 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। अनुच्छेद हमने आपको बता दिया 76। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर राज्यों से। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय और शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किसमें संबंधित है, तो आप जो है टिक करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व में। किसमें, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ये बातें देखी गई हैं। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51। कौन सा, अनुच्छेद 51 जो है वो किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें कि किस देश से राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है, तो आप कहेंगे आयरलैंड से राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीते और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यानी किसी भी दल को अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता चाहिए तो उसे मिनिमम कितने सीटें जो हैं लोकसभा में जीतनी होंगी। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक रिपीटेड है, मैंने आपको बताया है, तो आपको इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कितनी सीटें, 11 सीटें। कितनी सीटें, अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आना है तो उसको लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वो 18th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो पंचायती राज प्रणाली के लिए ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं आपके, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर नागालैंड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो आप क्या टिक करेंगे, नागालैंड को। नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं दी गई है। और अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि संविधान के संशोधन के जरिए, संविधान के संशोधन, किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण जो है पारित किया गया। यानी संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन है जिसके जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 101, 102, 103 या फिर 104। तो आपको याद रखना है कि 103 संशोधन है ये आपका किससे संबंधित है, तो भारत में आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। और अगर हम बात करें कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो सन भी आपको याद रखना है कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। और इसके ज़रिए ही भारत में आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को शैक्षिक संस्थाएं तथा रोजगार में 10% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में EWS भी कहते हैं। इसी EWS को देखिए आपको लैंग्वेज में कितना घुमा करके पूछा है।
EWS तो हम सब जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमको अब याद रखना है कि इसको कहते हैं भारत में आर्थिक आरक्षण, जो कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया, 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस सन में दिया गया, तो 2019 में दिया गया। और अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत क्या है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामान्य वर्ग के लोग, उन्हें शैक्षिक स्तर प्रदान करने के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और आज की वीडियो का आपका होमवर्क है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अनुच्छेद 368 जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रहिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में हमें होमवर्क का आंसर ज़रूर बताइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। थैंक यू।